हेलो दोस्तों, हमारी डोडरा क्वार सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले इस सीरीज़ के 3 पार्ट्स आ चुके हैं और थर्ड पार्ट में हम डोडरा गांव घूमे थे और शाम को मैं डोडरा से क्वार के लिए निकल पड़ा था। आज इस फोर्थ पार्ट में हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो 6 बजे हम डोडरा से निकले और क्वार गांव यहां से 22 किलोमीटर दूर है। इस जर्नी में एचआरटीसी बस को 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग ही जाता है। धीरे धीरे हम डोडरा से नीचे उतराई उतर रहे हैं और यहाँ रोड पर मिट्टी और बजरी बिछा दी है तो झटके कम लग रहे हैं, वरना यहाँ के रोड्स की हालत तो आप देख ही चुके हैं। क्वार पहुँचते पहुँचते हमें करीब 8 बज जाएंगे और तब तक अंधेरा भी हो चुका होगा। वहाँ जाकर देखना पड़ेगा कि रहने के लिए कुछ मिलता भी है या नहीं। तो मन थोड़ा एक्साइटेड भी है और थोड़ा डर भी है। चलो देखते हैं क्या होता है। ड्राइवर के साथ गपशप मारते हुए हम आगे चल रहे थे और अब इस ट्रक के पीछे पहुँच गए। अब इससे पास लेना भी कहाँ आसान था। इतने में सामने से एक और ट्रक आ गया। शहरों में कभी जाम में फंस जाएं तो सबको कितना गुस्सा आता है, पर यहाँ देखो किसी के चेहरे पर कोई नाराज़गी नहीं है, सब आराम से बैठे हैं। इन ट्रक्स को पास करने में ही हमें 10-15 मिनट्स लग गए। डोडरा से क्वार का ट्रैवल टाइम इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपको रास्ते में कितनी गाड़ियां मिली। ट्रक को पास करके हम आगे बढ़े ही थे कि ड्राइवर मिस्टर प्रवेश जी कहने लगे कि बस का क्लच काम नहीं कर रहा। उन्होंने धीरे धीरे बस को चलाए रखा क्योंकि रास्ता अभी थोड़ा सीधा सीधा ही था। यहाँ पर जब हेयर पिन बेंड्स आते हैं तो बस को 1 या 2 बार रिवर्स करना पड़ता है, तब जाकर बस पूरा मोड़ पाती है। लेकिन जैसा कि ड्राइवर ने कहा कि बस का क्लच ही काम नहीं कर रहा, तो बस का बैक गियर कैसे डल पाता। इसलिए आगे जब हेयर पिन बेंड आया तो बस को साइड में रोकना पड़ा। बस में इस वक्त करीब 20 से 25 सवारियां बैठी थी और लोग काफ़ी सामान लेकर भी चल रहे थे। बस जब साइड पर रुक गई तब सब लोग पूछने लगे कि अब क्या होगा। एक्चुअली हम डोडरा से काफ़ी नीचे आ चुके हैं और क्वार तो अभी है ही दूर। तो वीरानी जैसी जगह है और यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं है। अब धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा है और मुझे ऐसी फील आ रही है कि आज रात यहीं बीतने वाली है। ड्राइवर द्वारा कोशिश भी की गई कि शायद कुछ सही हो जाए, पर अब तो बस का सेल्फ स्टार्ट भी काम करना बंद कर गया। तो फाइनली ड्राइवर द्वारा अनाउंस कर दिया गया कि बस अब आगे नहीं जा सकेगी। तो आप लोग देख लो कैसे क्या कर सकते हैं। अब हल्की बारिश भी होने लगी थी तो सब लोग बस के अंदर ही बैठे रहे और अपना अपना जुगाड़ देखने लगे। सोने को तो शायद बस में भी सो जाते, मगर लेडीज़ और उनके साथ बच्चे भी थे। एक आंटी जी अपने साथ भुने हुए चने लेकर चल रही थी, तो उन्होंने ये चने सब में बांट दिए। लो लो लो, दो जी मेरे को भी। थोड़ा थोड़ा फिर थोड़ी देर में बारिश थम गई और बस की सवारियां यहां आसपास अपने रिश्तेदार या फिर जान पहचान वालों के घर चली गई। कुछ लोगों ने अपने घर से गाड़ी भेजने को भी बोला।
लेकिन मैं तो ऐसे फंस गया था कि ना आगे जाने का रहा और ना ही पीछे। यहाँ सेब वाली गाड़ियाँ तो चल रही थी, किसी से लिफ्ट लेकर भी कवार तक निकलने का सोचा, बट मेरे को यहाँ बताया कि जब तक आप कवार पहुँचोगे तब तक वहाँ सब बंद हो चुका होगा। ड्राइवर भाई ने इतने में कहा कि कोई बात नहीं, आप चाहो तो बस में भी सो सकते हैं। तो मैं भी खुश हो गया कि चलो एक अलग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जो लोग लिफ्ट वगैरह लेकर यहाँ से गए वो अपना सामान बस में ही छोड़ गए और कह गए कि कल जब दूसरी बस कवार आएगी तो उसमें भिजवा देना। और बड़ी बात, उनके सामान में मैट्रेस भी थे। ड्राइवर ने कहा कि ये तो बात ही बन गई। बस के कंडक्टर यहाँ कवार गांव के ही हैं, तो वो भी अपने किसी जान पहचान वाले के पास चले जाएंगे। तो बस में सोने के लिए बचे मैं और बस के ड्राइवर परवेज़ भाई। सोने का प्रबंध तो हमारा हो गया, क्योंकि बस में इनके पास एक स्लीपिंग बैग और कंबल पड़े हुए थे। नीचे बिछाने के लिए मैट्रेस मिल गए। लेकिन अब समस्या थी खाने की, क्योंकि भूख तो काफ़ी लग रही थी। तो फिर हमने एक ट्रक वाले को बोला कि ऊपर नेगी ढाबा पर मैसेज दे दो कि बस नीचे ख़राब हो गई है और हमारे लिए खाना नीचे आती किसी गाड़ी वाले के पास भिजवा देना। मैसेज देकर हम इंतज़ार में बैठ गए कि जब आएगा तब देखा जाएगा। करीब 1.5 घंटा वेट किया, बट कोई गाड़ी नहीं आई। एक ख्याल ये भी आया कि किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर ढाबे पर चले जाएं और वहीं पर खाना खाएं। तब तक कंडक्टर भी चले गए। कहाँ जाके आए? रात के 9:30 ही हुए थे, पर ऐसी सिचुएशन में ये आधी रात जैसा फील हो रहा है। फाइनली एक गाड़ी वाला आकर रुका और उसने कहा कि आपके लिए खाना आया है। तब जाकर जान में जान आई और शांति मिली। ठीक है, खाना तो आ गया। लो जी, फिर खाना तैयार है हमारा। ठीक है जी, करो शुरू। हमने बस की सीट्स पर आराम से बैठकर खाना खाया। इसके बाद हम बैठकर गप्पे मारते रहे और 11 बजे तक सो गए। चालक घर चले गए। परिचालक जी चले गए घर। चलो ठीक है जी, शुभ रात्रि। सुबह मैं 6 बजे उठा और देखा कि बाहर धुंध छाई हुई थी और मौसम भी एकदम मस्त था, ठंड भी काफ़ी थी। यहाँ फ़ोन के नेटवर्क ना होने की वजह से और भी परेशानी हुई। मेरे पास तो BSNL का एक नंबर है तो काम चल रहा है। डिपो में बस के ख़राब होने की सूचना देने के लिए भी मेरे ही नंबर से कॉल किया था, क्योंकि ड्राइवर के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं था। परवेज़ भाई ने जब बस के ब्रेकडाउन होने की सूचना अपनी यूनिट में दी तो उन्होंने कहा था कि बस को वहीं खड़ा कर दो, आगे पीछे ले जाने की कोशिश मत करना, जो कि बिल्कुल सही था, क्योंकि ऐसे ख़तरनाक रास्तों पर ऐसे टेक्निकल फॉल्ट्स भारी पड़ जाते हैं। परवेज़ भाई पहले ही उठ गए थे और वो सिरमौर ज़िला के काला अम्ब के पास किसी गांव से हैं और अभी 6 महीने पहले ही उन्होंने HRTC ज्वाइन किया है। इससे पहले वो ट्रक चलाते थे। कल वो पहली बार डोडरा कवार रूट पर आए थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी ज़्यादातर लॉन्ग रूट्स पर ही रहती है। कहते कवार देखने की इच्छा थी, पर अब क्या कर सकते हैं। उसके ऊपर से उनको शाम तक यहाँ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रोहड़ू से जो डोडरा कवार के लिए बस आएगी वो शाम को ही यहाँ पहुँचेगी और उसी में मैकेनिक भी आएगा। फिर इनको यहाँ से बस को वापस रोहड़ू ले जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ से अब आगे कवार के लिए निकलना है और काफ़ी सारी पिकअप्स सुबह सुबह उस तरफ जा रही हैं। परवेज़ भाई ने ही मुझे एक पिकअप गाड़ी में लिफ्ट दिलवा दी। गाड़ी में और 4 लोग बैठे थे, लेकिन मैं भी उनमें एडजस्ट हो गया। पिकअप ड्राइवर ने गाड़ी में बैठते ही मुझसे वही 3-4 सवाल पूछ लिए जो यहाँ सब पूछते हैं कि कहाँ से आए, क्यों आए, घूमने के लिए अकेले ही आ गए, वगैरह वगैरह।
और मैंने भी उन्हें फिर वही रटा रटाया जवाब दे दिया। डोडरा के बाद हम अभी तक लगातार नीचे को उतराई ही उतर रहे हैं। जहां हमारी बस खराब हुई थी वहां से नीचे भी और 3-4 लूप्स उतरने के बाद अब जाकर हम रुपिन नदी के किनारे पहुंचे। ये गोसांगो गांव है और यहाँ से अब हमें कुछ देर आगे नदी के किनारे किनारे चलना है। यहाँ से एक रोड जिस्कुन गांव के लिए भी कटता है, जहाँ आगे जाकर रुपिन पास के लिए ट्रैक जाता है। अब हमें ये पुल पार करके उस तरफ जाना है और इसके बाद कवार गांव की चढ़ाई शुरू होगी। गोसांगो से आगे ये एक और छोटा सा गांव आता है जिसका नाम किमवाली है। और गांव के पीछे बहते ये झरने इसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। डोडरा और कवार दोनों गांव लगभग आमने सामने बराबर ऊंचाई पर बसे हैं। इसका मतलब कि जितना हम डोडरा से नीचे उतरे हैं उतना ही अब कवार के लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। दोनों गांव लगभग 2500 मीटर के एलिवेशन पर हैं। हालांकि डोडरा वाली तरफ स्टीप स्लोप है जबकि कवार वाली साइड थोड़ा कम है, इसीलिए कवार तक हमें टोटल 3-4 लूप्स ही चढ़ने हैं। ये रास्ता भी वैसा कच्चा ही है और रात को हुई बारिश की वजह से यहाँ और कीचड़ हो गया है। अब हम कवार से थोड़ा ही पीछे हैं। यहाँ गाड़ी में बैठे एक पैसेंजर को उतरना है। वो काफ़ी सामान लेकर आया है जिसे अब यहाँ से उठाकर अपने घर तक लेकर जाएगा। इसके बाद हम यहाँ इस सेब के बगीचे के पास रुके। इस हरी भरी घाटी में ये लाल रंग के सेब अलग ही चमक रहे हैं। यहाँ सेबों की पैकिंग की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं भारत के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में, जहां पर आप लूडो, क्रिकेट, कॉल ब्रेक और पूल जैसे 70 से ज़्यादा गेम्स खेलकर जीत सकते हैं 50 लाख तक के कैश प्राइसेस। आप यहां फ्री और पेड दोनों तरीकों से गेम्स खेल सकते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल देखने वाले यहां पर अपनी फैंटेसी टीम्स बनाकर भी जीत सकते हैं और अपना सारा कैश प्राइस इजीली विदड्रॉ कर सकते हैं पेटीएम, यूपीआई और बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू। इधर विंजो स्टोर भी है जहां आपको मिलेंगे फ्री फायर डायमंड्स इंडिया में चीपेस्ट प्राइसेस पर और लार्जेस्ट ब्रांड्स लाइक मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज आदि के डिस्काउंट कूपन्स भी। तो अभी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी डाउनलोड करने पर 50 रुपये का बोनस भी मिलेगा। यकीन करना मुश्किल है पर यहाँ अग्निशमन केंद्र भी है और एक बड़ी सी फायर ब्रिगेड यहाँ पर खड़ी है। तो फाइनली सुबह 11 बजे मैं कवार पहुँच गया। कहाँ, मैं कल यहाँ 7-8 बजे शाम को पहुँचने वाला था पर अब सुबह के 11 बज गए हैं। पर रात में बस में सोने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अलग और मज़ेदार रहा। पहले तो मुझे लगा कि यही कवार गांव है, पर गाड़ी से उतरने के बाद पता चला कि कवार मेन गांव अभी और आगे है और ये धंद्रवाड़ी है। कवार और धंद्रवाड़ी दो अलग अलग पंचायतें हैं और इनको मिलाकर ही कवार गांव बनता है। बस भी यहाँ धंद्रवाड़ी तक आती है। मुझे कवार तक यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ रुकने का ठिकाना देखना है।
मैंने यहाँ लोगों से रुकने के ऑप्शंस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस तो आपको आगे कवार में ही मिलेगा। मैं इन लकड़ी के घरों में से होता हुआ आगे चल पड़ा। फिर मैंने एक अंकल जी से पूछा कि यहाँ रहने का कोई बंदोबस्त हो पाएगा, तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझसे वही सवाल किए। उनको जब मैंने सब बताया तो उन्होंने कहा कि पहले आप नीचे पुलिस चौकी में जाओ, जो कि पास में ही है। मैंने जब कहा कि ऐसा क्यों, तो वो बोले कि वेरिफिकेशन के लिए। मुझे अजीब लगा, लेकिन उनसे बिना कोई सवाल किए मैं आगे पुलिस चौकी की ओर चल पड़ा। मतलब यहाँ आना सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी दूसरे देश में आ गए हों। यहाँ ये ग्राम पंचायत कवार की सीमा शुरू होती है और थोड़ा ही आगे पुलिस चौकी आ गई। पुलिस चौकी पहुंचा तो पुलिस ऑफिसर बाहर ही धूप में बैठे मिल गए। मैंने उनको अपने यहाँ आने के बारे में बताया तो वो शायद पहले इंसान थे जो मुझे देखकर खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं भी कांगड़ा से हूँ और अच्छा लगा कि कोई डोडरा कवार की सुध लेने भी आया है। उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली यहाँ पर बाहर से जो लोग आते हैं वो मैक्सिमम अपनी जान पहचान वालों के यहाँ ही आते हैं, और अगर कोई भूले भटके घूमने के मकसद से यहाँ पर आता है तो ज़्यादातर वो अपना टेंट साथ ही लेकर आता है। ऐसे किसी गेस्ट हाउस में रुकने वाले तो या फिर कोई लेबर वाले होंगे या फिर कोई सामान बेचने वाले। तो फेरी वाले लोगों को यहाँ वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा आगे नीचे की तरफ जाओ और वहाँ पर मेन कवार विलेज है, वहाँ आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा। मैं उन्हें धन्यवाद बोलकर आगे बढ़ गया। थोड़ा और नीचे उतरने पर कवार गांव दिखाई देने लगा। यहाँ से काफ़ी रास्ते इधर उधर जाते हैं, तो मैंने आंटी जी से गेस्ट हाउस का रास्ता पूछा। उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड किया। यहाँ ये मंदिर देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन वही इनके अंदर जाना अलाउ नहीं है। इसके बाद थोड़ा और नीचे उतरने पर ये गेस्ट हाउस मुझे दिखाई पड़ गया। उसमें है गेस्ट हाउस चाहिए था, ये वाला सामने, यही वाला जो घर है। और मैंने यहाँ इस शॉप पर इसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ सामने जाओ। मुझे यहाँ 500 रुपये पर नाइट के हिसाब से रूम मिल गया है। वही वुडन आर्किटेक्चर में बना ये सुंदर सा रूम, मतलब क्या बात है, यहाँ रहने का तो मज़ा ही आ जाएगा। चलते हुए लकड़ी की चूं चूं की आवाज़ भी आ रही है। मैंने रूम में अपना सामान रखा और फ्रेश होकर एक मैगी ऑर्डर की। यहाँ मुझे यही एक होम स्टे दिखा, बाकी यहाँ आसपास तो लोगों के घर ही हैं। ये पूरा घर लकड़ी का बना हुआ है और यहाँ ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, जहाँ एक और रूम है। मैंने आते ही भैया से कहा था कि मुझे ऊपर वाला पोर्शन दे दो, पर उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी बुक है और यहाँ पर 2-3 लोग एक साथ रुके हुए हैं, जो कि यहाँ किसी ठेकेदार के पास काम करने आए हैं। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और फिर निकलूँगा कवार गांव की सैर पर। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं कवार गांव की ओर निकला। मैं वापस ऊपर धंधरवाड़ी की ओर जाऊंगा, जहां से मैं आया ही था। यहाँ घूमने के कौन कौन सी जगह है वो भी किसी से पूछना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आज और कल 2 दिन रुकूंगा, फिर परसों सुबह की बस से वापस रोहड़ू के लिए चला जाऊंगा। यहाँ पर भी सब घर लगभग एक जैसे ही हैं। पत्थर और लकड़ी का ही इस्तेमाल घरों को बनाने में किया गया है। कैसे हो बच्चों? खेल रहे हैं? स्कूल से छुट्टियां?
नहीं? हाँ हाँ या नहीं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। और 5वीं। मैं पहली में? सोच ले। दूसरी में। चलें फिर घूमने? चलें घूमने? बताओ कहाँ चलना है? आप जाओ, हमने नहीं आना। हमने नहीं आना है? ठीक है चलो, बाय बाय। हाँ बाय बाय। हाँ ठीक है। यहाँ के मंदिर डोडरा से भी ज़्यादा डिटेल्ड हैं। यहाँ डोडरा कवार में जाख ही इन लोगों के आराध्य देवता हैं। डोडरा में जो देवता है उन्हें जाख और कवार में जो देवता हैं उन्हें कवार जाख के नाम से जाना जाता है। इन सब लोगों की अपने देवता के प्रति गहरी आस्था है। आप देख सकते हैं कि ये एक पुराना मंदिर है और यहाँ गांव में जो भी प्रतियोगिता किसी स्कूल या किसी और लेवल पर होती है, वहाँ से जो ट्रॉफ़ी जीत कर आते हैं वो देवता को ही समर्पित की जाती है। मैंने देखा कि यहाँ पर हर मंदिर के बाहर ऐसी ट्रॉफ़ीज़ पड़ी हुई हैं। इसके बाद मैं ऊपर धंद्रवाड़ी पहुँच गया। दरअसल धंद्रवाड़ी और कवार पहले एक ही गांव कवार के 2 पार्ट्स होते थे, लेकिन अब समय के साथ साथ आबादी भी बढ़ गई तो धंद्रवाड़ी को अलग पंचायत बना दिया गया। इसीलिए अब ये गांव 2 भागों में बंट गया है। डोडरा कवार में लगभग सभी सरकारी दफ्तर आपको मिल जाएंगे। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, BSNL, PHC, वेटनरी हॉस्पिटल, SDM ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस जैसे सभी विभागों के ऑफिस यहाँ पर बने हुए हैं। इस क्षेत्र में 5 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें डोडरा, कवार, धंद्रवाड़ी, जिस्कून और जाखा शामिल हैं। इन सब गांव की कुल आबादी लगभग 7000 है। यहाँ धंद्रवाड़ी में भी एक मंदिर है जहाँ पहले मुझे ये शरारती बच्चे मिल गए। मैंने देखा यहाँ के बच्चे भी बहुत चुस्त और फुर्तीले हैं। मंदिर में जाने से पहले बच्चों ने मुझसे काफ़ी बातें की। देवता का मंदिर है। अच्छा, आपके देवता का मंदिर है? क्या नाम है देवता जी का? जाक? कजाक देवता। कौन से देवता? कजाक देवता। अच्छा, तो अभी मंदिर बंद है? कितने बजे खुलता है? मंदिर नहीं खुलता जब देवता लाते हैं। अच्छा, तभी खुलता है? ऐसे बंद रहता है? ठीक। किसका और आपका? मेरा नाम मानसी है। मानसी है? मेरा भाई दिखाओ कैमरा। हाँ जी, आप देखो। मेरा नाम अंकुशा कटा है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। कहाँ पे है स्कूल यहाँ पे? पवर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़गांव में पढ़ते हो? तो फिर वहीं रहते हो? आजकल छुट्टियाँ इसीलिए? हाँ जी। ओके। शरारती बच्चा है, इतना लड़ता है सबके साथ। सबके साथ लड़ता है ये? हाँ भाई, तू सबके साथ लड़ता है? सबको मारता हूँ। क्यों? क्यों मारता है तू सबको? YouTube में डालेंगे वीडियो। हाँ, YouTube पे डालेंगे। डाल दें? फेमस हो जाएगा तू। क्या नाम बताया? अंकुश? अंकुशा कटा। लड़ता है काटता। अच्छा, तेरे साथ भी लड़ता है? क्यों लड़ता है भाई तू सारे के सबके साथ? गाड़ी नीचे गिरी। ओ, कहाँ पे? एक्सीडेंट हो गई। कहाँ पे? नीचे कैंची में, टिटवाड़ी कैंची। अच्छा। दूसरों के सेब का बर्बाद कर दिया इसके पापा ने, इसके पापा की गाड़ी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद मैं नीचे मंदिर तक गया। एज़ यूजुअल यहाँ मंदिर को बाहर से देखने की ही इजाज़त है, वो भी तब अगर आप जनरल कास्ट से हों। मैंने तो यहाँ बैठे एक अंकल जी को पूछा भी कि भगवान तो सबके ही होते हैं, तो बाकी कास्ट के लोग एटलीस्ट मंदिर परिसर तक भी क्यों नहीं आ सकते? तो उन्होंने भी वही पुरानी चली आई रीत का हवाला दे दिया। वैसे उन्होंने बताया कि जातिवाद अब धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा है और कुछ पीढ़ियों के बाद तो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये एक उम्मीद की किरण शुरू है। में डाल दूंगा।
वैसे मंदिर तो बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं। लकड़ी पर आपको कई तरह के चित्र उकेरे हुए दिख जाएंगे। इनको बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगी होगी। यहाँ मंदिर के पास ही एक सुंदर सा घर दिखा, तो मैंने भैया को बोला कि मुझे अपना घर अंदर से दिखा दोगे क्या। तो उन्होंने पहले मेरी कास्ट पूछी और उसके बाद मुझे अंदर आने की परमिशन दे दी। इनका घर वाकई में काफ़ी अच्छा है। ये देवदार की लकड़ी होती है। और इसके बाद मैं इन घरों से निकलता हुआ आगे बढ़ा। ये धंद्रवाड़ी मेन गांव है और यहाँ छोटी गाड़ियों के निकलने जितना ही रास्ता है। पैदल चलते हैं वहाँ तक? बड़ा ग्राउंड है बहुत है। पैदल चलते हैं वहाँ तक? काफी दूर है। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, थक जाएगा तू? कंधे पे उठा लूं? चलो हाँ? गाड़ी लेके चलो। अरे है नहीं गाड़ी मेरे पास, बस में आया हूँ मैं तो। और यहाँ ये टर्न है जहाँ से नीचे वाला रोड डोडरा की तरफ से आ रहा है और ऊपर वाला रोड आगे हेलीपैड से होता हुआ और आगे गांव तक है। HRTC बस भी यहीं तक आती है और रात को यहीं पर पार्क होती है। मैं अब इस रोड पर आगे हेलीपैड तक जा रहा हूँ। शाम हो रही है और लोग अपने पशुओं के साथ चारा लेकर वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। और ये रहा डोडरा कवार का हेलीपैड। कल रात हुई बारिश की वजह से यहाँ भी कीचड़ हुआ पड़ा है। यहाँ से आप पूरी घाटी के बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ देख सकते हैं। ये हरे भरे से पहाड़ और नीचे ये बहती हुई नदी। सामने ये डोडरा गांव है। डोडरा और कवार दोनों ही गांव एक दूसरे के आमने सामने बसे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और सामने वो ख़राब HRTC बस अभी भी वहाँ मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। रोहड़ू से आने वाली बस अभी वहाँ डोडरा पहुँचती ही होगी और उसमें मैकेनिक भी आ रहा होगा। बेचारे प्रवेश भाई को पूरा दिन वहीं पर बिताना पड़ा होगा। सेब के बगीचे, चौलाई के फूल, सामने पहाड़ों पर उमड़ते बादल, ढलते सूरज और बहुत ही सुंदर नज़ारा। वैसे तो इक्का दुक्का टूरिस्ट यहाँ आते हैं, वो अपने टेंट अक्सर यहाँ हेलीपैड के पास ही लगाते हैं क्योंकि गांव में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी हैं। हालांकि रात में शोर मचाने पर गांव वाले उनको डांट भी देते हैं। और ये बच्चे जो मुझे मंदिर में मिले थे वो भी यहाँ पर आ गए हैं। मुझे वीडियो बनाता देख इन्होंने कहा कि हमारी भी वीडियो बनाओ, और फिर क्या ये तो हट ही नहीं रहे। इनके साथ यहाँ काफ़ी अच्छा टाइम पास हो गया। फिर ये बच्चे कहते कि चलो आगे एक झरना है, आपको वहाँ लेकर चलते हैं, तो मैं भी चल पड़ा। और ये बच्चे इतने शरारती हैं कि झरना कहकर मुझे इस नाले पर ले आए।
यहाँ पानी काफ़ी ठंडा है, पर ये तो पानी में ही घुस गए। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हम वापस आ गए। और यहाँ ये एप्पल्स की ग्रेडिंग एंड पैकिंग हो रही है। डोडरा कवार में सेब का तुड़ान चरम पर है। दरअसल यहाँ का सेब सबसे आखिर में निकलता है। अगर जुब्बल कोटखाई एरिया की बात करें तो वहाँ का मैक्सिमम एप्पल सीज़न निकल गया है, लेकिन यहाँ पर अभी शुरुआत में है। एप्पल की ग्रेडिंग में यहाँ इस मशीन में एप्पल्स की सफाई होती है और साइज़ के हिसाब से उनकी अलग अलग ग्रेडिंग होती है। इसके बाद इन्हें पेटियों में पैक करके रोहड़ू या फिर शिमला की मंडियों में ले जाया जाता है। यहाँ अंकल जी ने मुझे सेब भी खाने के लिए दे दिए। अब अंधेरा होने को है और मुझे वापस अपने होमस्टे तक जाना है, तो मैं अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकल गया। रूम में आकर करने को कुछ नहीं था। इंटरनेट यहाँ पर है नहीं और अंधेरा होते ही सब कुछ शांत सा हो गया है, तो मैं भी अपने रूम में बैठा रहा। आज दिन में मैंने बस एक मैगी और एप्पल ही खाए हैं, तो अब भूख लग रही है। भैया ने खाना मुझे रूम में ही लाकर दे दिया। खाने में राजमा चावल हैं और साथ में है लस्सी। ये थाली कांस्य धातु यानी ब्रॉन्ज की है। यहाँ मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग घरों में कांस्य के बर्तन ही खाने के लिए प्रयोग करते हैं। भूख बहुत लगी है, तो सिंपल और स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं सो गया और सुबह मैं यहाँ एक छोटे से ट्रैक पर जाऊँगा। तो हम ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम रुपिन नदी को क्रॉस करके जिस्कुन ट्रैक पर जाएंगे, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ के अगले यानी 5th पार्ट में। धन्यवाद।